नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। राजनीति में बयानों के बड़े मायने होते हैं। एक बयान लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो एक बयान ऐसा भी होता है जो लोगों के दिलों को तोड़ने का काम करता है, और ऐसे बयानों को ही हम विवादित बयान की संज्ञा देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के घमासान में भी कुछ ऐसे ही विवादित बयान सामने आ रहे हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या ऐसे बयानों की राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए। प्रदेश में चुनावी बिसात बिछी हुई है। ऐसे में विवादित बयानों की बाढ़ सी आ गई, और हैरानी की बात यह कि इस रेस में शामिल होने से कोई भी दल अछूता नहीं है। सभी सियासी दल ऐसे बयानवीरों से भरे पड़े हैं। कोई किसी को जालिम की उपाधि से नवाजता है, तो कोई किसी की मौत की भविष्यवाणी तक कर देता है। यहां तक कि खुद को दत्तक पुत्र कहने वाले से पिता का नाम तक पूछा जाता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कोई विरोधियों को सांप बिच्छू की संज्ञा देने के साथ साथ स्नान की बात करता है, तो कोई सारी सीमाओं को लांघते हुए खूबसूरती की परिभाषा गढ़ने की कोशिश करता है। सवाल है कि आखिर क्या हो गया है हमारी सियासत को, क्या हो गया है हमारे राजनीतिक दलों के सिपह सालारों को। क्या राजनीति की यही मर्यादा है? क्या ऐसे बयानों की जगह राजनीति में होनी चाहिए, या फिर ये माना जाए कि सियासत की जंग में ऐसे बयानों का सामने आना आज की सियासत की मजबूरी बन चुका है। आज लोकतंत्र में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे राजनीतिक दलों को ऐसे विवादित बयानों से आखिर कितना नफा होता है और कितना नुकसान। सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। लखनऊ से 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ओंकार नाथ सिंह जी हैं, आप प्रदेश महासचिव हैं यूपी कांग्रेस के। ओंकार नाथ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता दीप्ति भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो अपना पक्ष रखेंगी, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगी। दीप्ति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही उदयवीर सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उदयवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ओंकार नाथ सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। ये बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि अक्सर इस तरह के विवादित मामले सामने आते रहते हैं, इस तरह के विवादित बयान सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या आज की सियासत यहीं तक रह गई है। क्या कहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस तरह के बयान वीरों को लेकर, वो किसी भी दल के हों। देखिए, बयान हमेशा सोच समझ के देना चाहिए, और चुनाव हो रहा है तो चुनाव को ज़्यादातर इसको अपने विकास पर रखना चाहिए, अपने जो कार्यकाल में काम हुआ है उस पर रखना चाहिए। लेकिन जब बड़ा नेता कोई जब बोलता है तो उसके मायने होते हैं, और फिर उस पर जवाब और उस पर दुनिया भर की मददियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा नेताओं को सोच समझ के बोलना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बड़े नेता की होती है। और जब बड़ा नेता कुछ बोलेगा तो उसके जवाब में बाकी लोग बोलेंगे ही, और उसमें फिर मर्यादा का उल्लंघन भी होता है। मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये बोलें और किसी की भी आलोचना करना चाहें, और आप ये कहें भाई कि आज ही जैसे दैनिक जागरण में और सारे अखबारों में एक पन्ने का फुल एड निकला है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने मुद्रा योजना लागू की, इतने लोगों को फायदा पहुंचाया, हमने कुछ गाँव में बिजली पहुंचाई। अब गांव में बिजली पहुंचाने के 2 नमूने हम आपको बताते हैं। अंधकार में जी रहे 1464 गाँव में बिजली पहुंचाकर बिना भेदभाव के 9.05 लाख बिजली कनेक्शन दिए गए। अब आप ये जान लीजिए, 2014 में जब यूपीए की सरकार हटी थी तो कुल 15,000 गांव ऐसे रह गए थे जिसमें बिजली नहीं पहुंची थी। और पूरे देश में प्रधानमंत्री खुले मन से 18,000 गाँव का जिक्र कर चुके हैं ओंकार नाथ जी। हाँ, वो तो बता रहा हूँ ना, 18,000 गाँव में हम वो 18,000 मान लेते हैं। चलिए, हमने हमारे पास जो सूचना थी वो 15,000 की थी। खैर, इन्होंने 1464 गाँवों में किया। इनकी 2.5 साल की सरकार हो गई, और 947 दिन इनके होते हैं। अगर उसका एवरेज निकाला जाए तो एक दिन में इन्होंने 1.5 गाँव बिजली पहुंचाई। ये इनकी एफिशिएंसी है। और 62-67 साल जो है, जो और सरकारें रही जिसमें यूपीए सबसे, मतलब कांग्रेस सबसे ज्यादा रही है, उसमें 1947 से 52 तक तो कोई काम नहीं हुआ। संविधान बना और चुनाव हुआ। 52 से लेके और 2014 तक, मतलब 62 साल पूरा काम चला। और उस 62 साल में हमने 5,85,000 गाँव में बिजली पहुंचाई। मतलब हमने 22,630 दिन में हमने 25 गाँव से ज्यादा प्रतिदिन के हिसाब से बिजली पहुंचाई। और कहते हैं कि 60 साल में हमने कोई काम नहीं किया। तो ये इनका पिछले 10 सालों को लेकर भी निशाना साधा जाता है। दीप्ति जी से हम इस पर जवाब लेंगे,
और हाँ, जो पिछले 10 जो सालों आज को हम भी विषय लेके लेकर 10 साल, ओंकारनाथ जी, तो ये तो आजकल ओंकारनाथ जी, चला हुआ 70 साल। इस पर तो आज हम का खूब विषय बहस तो कर बताओ। चुके हैं, आज इस पर का- खूब बहस कर चुके हैं कि आपने कितना काम आज का किया, 70 हमने साल चला कितना हुआ। काम किया। आज जिस अच्छा। विषय के साथ हम आए ओंकारनाथ सिंह जी, वो बेहद गंभीर है, क्योंकि जी। कहीं ना कहीं मर्यादाओं को लांघने की कोशिश की जाती है अपने बयानों के जरिए। दीप्ति जी, नहीं, मर्यादाओं को लांघने के लिए अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री अगर ये बात कहें कि हम यहाँ के दत्तक पुत्र हैं, हमें गोद लिया गया है, प्रधानमंत्री को तो देश का सपूत होना चाहिए। वो किसी राज्य में बंध जाए तो ये बड़ी चिंता का विषय है। आप बताइए, गुजरात में पैदा हुए और उत्तर अगर प्रदेश में आके आप ओंकारनाथ गोद ले सिंह जी, लिए अगर आपकी पार्टी के और उसके एक बाद- बड़े उसके बाद स्टार बाकी प्रचारक की राज्यों का तरफ क्या से ये होगा? कहा जाता है, ओंकारनाथ सिंह जी, अगर आपकी पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर यह कहा जाता है कि बाहरी व्यक्ति हैं और गोद लेने की जरूरत नहीं है इस तरह के लोगों को, क्या हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता इसलिए है? कहा गया, हाँ बता रहा हूँ, वो इसलिए कहा गया कि भाई आपसे गोद लेने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आप तो पूरे देश के सपूत हैं। अगर आप एक राज्य में गोद लेने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अन्य राज्यों का क्या होगा? और फिर यहाँ के राज्य के लड़के क्या करेंगे? तब तो इस तरह की बातें होंगी ना। ये सोच समझ के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। और गोद जो इस उम्र में लिया जाता है, उसका जानते हैं क्या हर्ष होता है? वो सोचता है कि जो गोद लिए वो ये कम भरे कि हम संपत्ति हड़पे। ये उसका होता है। और ये पहली बार गोद नहीं लिए गए हैं, 2-3 बार गोद लिए जा चुके हैं। जी। आडवाणी जी ने गोद लिया तो किनारे कर दिया उनको। राजनाथ जी ने गोद लिया तो उनके लड़के को टिकट दिलाने में चने चबवा दिए। अब उत्तर प्रदेश का गोद ले रहा है, हमको पता नहीं क्या भला चलिए ठीक है, एक उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट आप भगवान सभी जाने। मेहमानों को भी दिखाते हैं, साथ में जो हमारे दर्शक हैं वो भी एक रिपोर्ट देख लें, क्योंकि चुनावी बिगुल बजते ही नेताओं की जुबान फिसलने का दौर भी शुरू हो जाता है। अब इसे जुबान फिसलना कहा जाए या फिर जानबूझकर दिया गया बयान कहा जाए, इस बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं। इस बार यूपी के असेंबली इलेक्शन में भी बयानबाजी अछूती नहीं है। सभी दलों की तरफ से ऐसा कोई ना कोई बयानवीर अक्सर सामने आता है जो राजनीति की मर्यादा को तार तार कर देता है। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान के जरिए खुद को फिर से एक बार उत्तर प्रदेश से जुड़ा बताने की कोशिश की, लेकिन शायद कांग्रेस को ये रास नहीं आया। इसलिए चुनाव प्रचार में पहली बार उतरी प्रियंका गांधी ने जवाब में विवादित बयान दे दिया। मैं आप सबकी तरफ से उनको कहना चाहती हूँ, इस देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि मैं औरत हूँ, आप औरत हैं। हमेशा रिश्ते के साथ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आंख में आंख मिला के आपसे बात करें। आप पर अत्याचार बंद करना चाहते हैं तो वो बताएं पिछले 6 महीनों में किसने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है हमारी बेटियों पे, हमारी बहनों पे, हमारी महिलाओं पे। प्रियंका गांधी के इस बयान पे अभी विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री को जालिम कहकर विवादों को और हवा दे दी। मुकाबला करो, और थोड़ा हाथ इधर रखो। मुकाबला करो जालिम का। जालिम के सामने हथियार डालने वाला भी जालिम है। ये वो जालिम है जिसने गुजरात को खून में नहाया है, ये वो जालिम है। इससे पहले कानपुर में एक रैली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजम खान पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कांग्रेस एसपी गठबंधन की भी तुलना सांप बिच्छू से की थी। इस बदजुबानी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी मुखिया मायावती भी पीछे नहीं है। उनकी जुबान भी कई बार फिसलती रही है, लेकिन नेताओं की बदजुबानी कोई नई बात नहीं है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मुलायम सिंह पर अशोभनीय टिप्पणी की है। बालियान ने कहा, अब मरने का समय आ गया है, दफन हो जाएगी पार्टी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इससे पहले बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा था कि बीजेपी के पास प्रियंका से ज्यादा सुंदर महिलाएं, हीरोइन और कलाकार स्टार प्रचारक हैं। कटियार यही नहीं रुके, उनका कहना था कि जितना प्रियंका को खूबसूरत बताया जाता है वो उतनी खूबसूरत नहीं है। साफ है, चुनावी माहौल में नेताओं की नजर सिर्फ वोटों पर है और इसके लिए वे मर्यादा लांघने से भी नहीं हिचकते। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN।
या तो चुनावी बिगुल बजते ही नेताओं की जुबान फिसलने का दौर भी शुरू हो जाता है। यही बाद में कहा जाता है नेताओं की तरफ से कि जुबान फिसल गई होगी। पार्टियों की तरफ से यही बात कही जाती है। और इस बार का जो यूपी असेंबली इलेक्शन है बयानबाजी से अछूता नहीं है। सभी दलों की तरफ से ऐसा कोई ना कोई बयानवीर अक्सर सामने आ ही जाता है जो राजनीति की मर्यादा को तार तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। सवाल यही है कि राजनीति में विवादित बयानों का आखिर मोल क्या है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दीप्ति जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे आप इस तरह की बयानबाजी जो होती है? और हैरानी की बात यह है कि कोई भी सियासी दल इससे अछूता नहीं है, चाहे वो आपका दल हो या आपके जो विरोधी हैं उनका। जी अक्षय जी, मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये याद दिलाना चाहूंगी कि आजम खान जी की कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने आज पहली बार कुछ ऐसी बेतुकी बातें की हैं। वो उससे पहले भी भारत माता को भी गालियां दे चुके हैं। उसके बाद में उन्होंने बुलंदशहर का जो कांड हुआ था उसमें माँ बहन को और सबको लेकर के भी उन्होंने गालियां दी थी। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनके लिए डांट पड़ी थी और उसके बाद में उनको वहां जाकर के भी माफी मांगनी पड़ी थी। ये कोई नई बात नहीं है। अभी उन्होंने बहुत गंदे गंदे बयान दिए हैं। साध्वी को लेकर के भी उन्होंने साध्वी को लेकर के भी एक गंदा बयान दिया था। सारे लोगों को ये पता है कि जब लगा, आप पहले मुझे बोलने दीजिए, जब आपकी बारी आए तब आप बोलिएगा, जब आप बाद में बोलिएगा, जब आपकी बारी आए तब आप बोलिएगा। जब मैं बात आपको भी पूरा मौका मिलेगा, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। अक्षय जी, आपके चैनल के माध्यम से ये बता रही हूँ कि लगातार चूंकि जो व्यक्ति हार रहा होता है, जिस तरीके का माहौल बना है, गायत्री प्रजापति हो या अरुण वर्मा हो या लगातार जिस तरीके के इनके मंत्रियों की ओर से पत्रकारों को मिलने वाली धमकियां हो, इसके कारण से जनता में एक अविश्वास इनके लिए इनके ऊपर जमा है, इनके ऊपर बना है। उसका ये परिणाम है कि अब इनकी जुबान फिसलना बहुत लाजमी है, क्योंकि इनको ये मालूम है कि ये हारने वाली स्थिति में पहुंच गए हैं और ये कहीं पर भी अब स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के बयानों की जगह राजनीति में होनी चाहिए दीप्ति जी? हाँ या ना? नहीं, मैं ये मानती हूँ कि नहीं। अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं इस पर भी आपके लिए कह सकती हूँ, चाहे किसी पार्टी का हो, अगर बदजुबानी है तो वो सचमुच उसकी निंदा की जानी चाहिए। तो आप लोगों ने निंदा की। मैं इसके लिए साक्षी महाराज के खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज हुई। विनय कटियार साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? क्या निंदा की है? हमने जिस तरीके से निंदा की है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, इन लोगों ने कभी अपने राजनेताओं की निंदा नहीं की है। आजम खान को, जो कि अपनी पार्टी से निकाला जाना चाहिए था बुलंदशहर के बयान पर, तो आज तक ये लोग अपने पार्टी से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। अपने आप में शर्मनाक बात है। और छोड़िए, गायत्री प्रजापति के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि केस दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करने की भी बात कहनी पड़ी है। ये लोग जो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम होता है और यहाँ पर नहीं होता। आप आश्चर्य करेंगे कि जब आप केस ही दर्ज नहीं करेंगे तो फिर रिकॉर्ड में क्या आएगा? जब लोग ऐसे ही, ये कानून व्यवस्था है। ठीक है, उदयवीर सिंह जी को भी सुन लेते हैं। कानून व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी के समर्थित लोगों की, आप किसको कटघरे में खड़ा करेंगे? बात खत्म करिए फिर। ठीक है, उदयवीर सिंह जी, आपकी पार्टी के कद्दावर नेता हैं आजम खान साहब। अक्सर वो अपनी बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को जालिम कहा जाना ये कितना उचित है? देश के प्रधानमंत्री के पीछे ठीक है दीप्ति जी, आऊंगा आपके पास। लोगों को ये नहीं मालूम है कि दीप्ति जी अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए। उसके प्रति बोला कैसे जाना चाहिए? उदयवीर जी ने लगातार मुझे इंटरेक्ट किया है। मैंने उनको परेशान करने की बात नहीं थी। आप भी मेरी बात सुननी चाहिए थी। इतने धैर्य के साथ आपको सुननी चाहिए थी। धैर्य के साथ आपको सुननी चाहिए थी। ठीक है दीप्ति जी, अब थोड़ा धैर्य आप भी रख लीजिए। दीप्ति जी, बुरी हालत है। इस बहस को घुमाइए मत। जवाबदेही आप सभी राजनीतिक दलों की है दीप्ति जी। जवाबदेही से आप लोग बच नहीं सकते हैं, है ना? और किसी भी मसले पर हो हल्ला करने के बाद उस मुद्दे से डाइवर्ट नहीं हुआ जा सकता। दीप्ति जी, नहीं करेंगे। अक्षय जी, मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी को तो शर्मसार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है कि किसी भी बहस में चिल्लाने लगी है। बस क्यों नहीं? सुन लीजिए, मेरी बात को आपने एक बार नहीं सुना है, मैं आपको कैसे बोलूंगी? दीप्ति जी आपसे निवेदन, दीप्ति जी आपसे निवेदन है, अब आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। अब आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। दीप्ति जी, जब तरफा बात बोल रही है, मैं आपके पास आऊंगा तब आप जवाब दीजिएगा, दूसरों को भी मौका दीजिए।
उदयवीर सिंह जी, दो तरह की आपकी बातें पार्टी का क्या स्टैंड है आजम खान जैसे नेताओं के बयान पर, साथ ही जो दूसरे दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उस पर? दो बातें हैं, देखिए दो तरह की बातें हैं जी। एक ऐसी बातें हैं जो किसी समाज के खिलाफ या किसी विचारधारा के खिलाफ, किसी वर्ग के खिलाफ, वो एक बातें हैं। दूसरी बातें हैं अपनी बात रखते रखते किसी गलत शब्द का प्रयोग कर जाना या किसी और का बात का, वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, उसको दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री के सवाल पे आपने पूछा मुझसे, भाई देश में पहली बार एक प्रधानमंत्री बने हैं जिन पर गुजरात में इतने संगीन अपराध होने के बाद प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। सुन लीजिए, संविधान कभी उनको ये इजाजत नहीं देता कि वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे। जिस पर गुजरात की विधानसभा के अंदर महिला के साथ शोषण करने का आरोप लगा, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में रख गया, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, प्रदेश आप झूठ बोल रहे हैं। 18 मुकदमों में बचाने के लिए आप लोग वहाँ पे बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मुकदमों में चार्जशीट कोई तर्क नहीं है तो आप इस तरीके की गलत बयानबाजी प्रदेश के करेंगे। सबसे बड़े माफिया को दिल्ली से चुनाव लड़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया को इलाहाबाद में चुनाव लड़ा रहे हैं, झूठे और बेशरम लोग हैं। दत्तक पुत्र की जब बात आई है, ठीक है दीप्ति जी, हो गया। पुत्र की बात इन्होंने इसलिए की, ठीक है दीप्ति जी, हद होती है। दत्तक पुत्र की बात आप गलत बात बयानबाजी कर रहे हैं और आप उसे रोक नहीं रहे हैं। गुजरात में आरोप नहीं लगा उनके ऊपर, बयानबाजी कर रहे हैं और ये क्या आप दंगा नहीं हुआ? ठीक गुजरात है, में आरोप आक्रोश नहीं कुछ लगे क्या? कम हुआ दीप्ति क्या जी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, दीप्ति जी क्या उत्तर अब प्रदेश नाराजगी के थोड़ी कम हुई, मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर अभी आपको में मौका मिलेगा पूरा, उनकी जिम्मेदारी ली अभी काफी वक्त है। आपने ली के बयान पर आजम आपने खान ली। की और समाजवादी पार्टी की अब कोई सुनना नहीं जिम्मेदारी चाहती। थी या नहीं थी? जिस पर तर्क नहीं होता वो जिस पर चिल्लाता तर्क है, नहीं होता है, उदयवीर के तर्क पास नहीं कोई होता वो तर्क नहीं चिल्लाता है। है। उदयवीर के पानी पास पी कोई के तर्क चिल्लाइए, नहीं है। ये तर्क इसी की बात तरीके से करिए। समाजवादी मैं पार्टी आपसे ये कह रहा हूँ, एक कलंकित चेहरे को यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। ठीक है दीप्ति जी, अब आपसे अपील कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, आप सम्मानित मेहमान हैं, झूठे और आप बेईमान लोग अच्छी वक्ता हैं, जो अच्छी लोग- श्रोता भी बनिए, दूसरों की जिनका बात भी सुन लीजिए ना विकास की मैडम। बात करने के लिए नहीं है। अच्छा जी, जिनके पास विकास जिनके की पास कोई आज बात विकास नहीं की है, कोई बात 5 जिनके साल आप पास रहे हैं, विकास की कोई रिजल्ट बात नहीं है। आपको देना है, वेंकैया परिणाम आपके नायडू, आ रहे हैं। वेंकैया नायडू कानपुर में आए और भाषण दिया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं और दिल्ली में मोदी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। उमा भारती आती है, कहती है उत्तर प्रदेश ने यमुना साफ, मुख्यमंत्री ने वो यमुना साफ की और हम लोग गंगा साफ करेंगे। चुनाव के 3 महीने पहले मुख्यमंत्री में सारी कमियां निकल आती हैं। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, जी। ये प्रदेश को धोखा इसलिए दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का नाम बताते नहीं। दत्तक पुत्र मोदी जी अपने को कह रहे हैं, मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो तो प्रदेश देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने गंगा मैया ने बुलाया, उत्तर प्रदेश ने गोद लिया, उत्तर प्रदेश ने उन्हें 73 सांसद दिए जिन्होंने कोई काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। अब अगर कोई दत्तक पुत्र या कोई भी बनाना चाहते हैं उसका नाम लें, अगर वो अमित शाह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, यदि वो तो सर ये चिंता आपकी पार्टी को नहीं होनी चाहिए ना? आप ही लोग कहते हैं कि हम पार्टी का अंदर का मसला होता है, छोड़ दीजिए ना। हर 50 किलो नहीं, हमको इसलिए जनता जवाब दे रही है, अभी 5 चरणों की वोटिंग बाकी है, हर 50 किलोमीटर जनता जवाब दे देगी। उदयवीर सिंह जी, मुद्दे से ध्यान प्लीज मत भटकाइए। हम आज जिस विषय को लेकर आए हैं सर, विकास पर हमने खूब बात कर ली, खूब बात कर ली है। उदयवीर सिंह जी और दीप्ति भारद्वाज जी, आपसे निवेदन है, अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए वरना आपकी आवाज मुझे बंद करानी पड़ेगी। दीप्ति जी, आपसे विनम्र निवेदन, और आपका कार्यक्रम भी लोकतंत्र है। ठीक है, विनम्र निवेदन है, थोड़ा मर्यादा बनाए रखिए ना मंच की। सदन में भी वही हाल होता है, कहीं मंच पे भी अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। आप लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप समय क्यों नष्ट कर रहे हैं आम जनता का? बहुमूल्य समय है। भी सीखना चाहिए था, आपको उनको भी कहना चाहिए था, आप लगातार नहीं बोले। प्रदीप कपूर जी, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। सभी राजनीतिक दलों का वही हाल है, कोई भी किसी से पीछे नहीं है। बयानवीर सभी सियासी दलों में भरे पड़े हैं। जब अपनी बात आती है तो व्यक्तिगत बयान हो जाता है, जब पार्टी पर सवाल उठते हैं। लगातार इन्होंने इंटरप्ट किया है। पहले ठीक है, मेरा ये सवाल प्रदीप कपूर साहब से। ठीक है मैडम, अपने उस पर बोलिए मैडम। अक्षय जी, ठीक है, उदयवीर सिंह जी, उदयवीर सिंह जी, सर ये चुनावी जनसभा नहीं हो रही है। जिस समय मैंने बोलना शुरू किया तब ठीक है दीप्ति जी, दीप्ति जी अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए। उदयवीर सिंह जी, आप सभी विनम्र निवेदन है, आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। प्रदीप कपूर जी, क्या कहेंगे आप? भाई अक्षय जी, पहले तो ये कि ये डिबेट को जरा अच्छी तरह से संचालित कीजिए कि जिसका टर्म हो वो बोले और जिसका जब मौका है वो अपने जवाब दे। एक तरह से तो बिल्कुल
चौपाल लगेगी तो फिर लोग जो देख रहे हैं वो क्या कहेंगे। जी जी सर इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि आम दर्शकों का जो समय है बहुत बहुमूल्य है और ये चुनावी अखाड़ा नहीं है, चुनावी जनसभा नहीं हो रही यहाँ पर, ये भाषणबाजी के लिए मंच नहीं है। आप अपनी पार्टियों को नीतियां रखिए ना सर, जो काम भी आपका है। प्रदीप जी, बात फैक्ट्स पे ही हो रही है, लेकिन नहीं देखिए अक्षय जी, ऐसा है कि जो मुद्दा आपने रखा वो बहुत गंभीर है और जनता भी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है कि जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं वो जिस तरीके के गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, और चाहे वो साधु हो या संत हो या साध्वी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपने दौर में देखा होगा कि तमाम लोगों ने इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिए हैं जिससे कि समाज में जो है वो टेंशन फैलता है और उससे जो है स्तर में गिरावट आती है राजनीति की। तो राजनीति में हम लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को देखा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या अडवाणी हो या और भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर किसी का विरोध भी करते थे एक संयमित भाषा में करते थे और लोग उनको सुनने जाते थे कि आज ये लोग अपनी लेक्चर में क्या कहेंगे, अपनी स्पीच में क्या कहेंगे, भले ही वोट दें या ना दें, लेकिन सुनने जाते थे। एक आकर्षण होता था इन लोगों के भाषणों में। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके के भाषण हो रहे हैं, जितने नीचे स्तर पे जाके हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, और फिर जब बड़ा आदमी कोई करेगा तो छोटा आदमी उसका जवाब देगा, तो इस तरह का स्तर राजनीति में जो गिरावट आ रही है वो एक चिंता का विषय है और जनता भी इस तरह की देख रही है। और मैं देखिए पत्रकार हूँ, कॉफी हाउस से लेके जनता के बीच में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि साहब देखिए ये किस तरह के स्तर के जो आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो एक बड़ी चिंता की बात है। तो आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को लेकर डिबेट कराया। कम से कम राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेताओं को यह समझना चाहिए कि जनता देख रही है, जान रही है, और कुछ लोगों की तो आदत है कि अपने जो कंट्रोवर्शियल बयान देने की आदत है, उसी की वजह से वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और शायद तो राजनीति की दुकान ही उनके बयानों की वजह से चलती है, ये कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। सही कह रहे हैं, गलत नहीं होगा ओंकारनाथ सिंह जी। बिल्कुल, उनकी दुकान भी इसीलिए करती है। तमाम सियासी दलों से जो सीनियर लीडर्स थे उन्हें किनारे लगा दिया गया, क्या सिद्धांतों से भी समझौता कर लिया गया है? नहीं, अच्छा सिद्धांतों से समझौता नहीं किया गया है। होता क्या है कि पूरे 5 साल जब मंत्री लोग अपना बयान देते हैं तो वो बयान सोचे बिना समझे देते हैं, और जब क्या कहते हैं जानते कि अब इसमें फंसेंगे चुनाव के टाइम में, तो वो इस तरह की बातों में उलझा देते हैं ताकि सारा मुद्दा जो है आरोप प्रत्यारोप में ही रह जाए। अब आप देखिए आज उसी के विज्ञापन में दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, इन्होंने कहा कि हमने 865 किलोमीटर की सड़क बनाई आधुनिक राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में और 6,218 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। बड़ी अच्छी बात है। आपने कई बार सुना होगा गडकरी जी के बयान को कि 30 किलोमीटर पर डे जो है सड़क बन रही है, और इस बयान के हिसाब से, इस विज्ञापन के हिसाब से 0.9 किलोमीटर पर डे सड़क बनी है। तो अब क्या सही है क्या गलत है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। तो आप तो आप लोग उदयवीर सिंह जी की पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, ओंकारनाथ सिंह जी अब तो आप लोग गठबंधन में हैं। आपने सड़क का जिक्र किया तो हाईवे का भी ध्यान आ गया, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 7,500 करोड़ के आसपास थी। उसका भी रिजल्ट आप लोगों ने भी तो सवाल उठाए थे। नहीं जा रहा हूं मैं पर डे के उस पर जा रहा हूं। वो क्वालिटी ऑफ रोड जो होती है, हर क्वालिटी की, हर सड़क की अपनी मतलब क्वालिटी होती है। जैसे एक्सप्रेस हाईवे आपका है दिल्ली से आगरा, उसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है। इस पे उन्होंने हवाई जहाज तक उतारा, और जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहां हवाई जहाज नहीं उतर सकता है। तो इसलिए वो बट नेचुरल है कि उसमें लागत ज्यादा लगी होगी, और 6 लेन बनी हुई है इसलिए उसमें लगी हुई भ्रष्टाचार को लागत ज्यादा कहना, देखिए कितनी सफाई से बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात नहीं है इसमें, जो चीजें हैं उसको मैं बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी 15 किलोमीटर की बनी नहीं है, ठीक है, और गाँव से होकर के सबको जाना पड़ता है। नहीं, कहाँ से नहीं बनी है, कौन कह रहा है? आप शाहबाद से, शिकोहाबाद से और लखनऊ तक आइए, कहीं पर भी ऐसा नहीं जहां बना हो। मैं खुद उसमें आया हूं, दूसरे को मैं क्या कहूं। ठीक है, और हम फिर अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, है ना सर। तो- आज हम विकास की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम बात बयान वीरों की कर रहे हैं जो ओंकारनाथ सिंह जी आपकी पार्टी में भी हैं, दीप्ति भारद्वाज जी की पार्टी में भी हैं, उदयवीर सिंह जी की पार्टी में भी, और भी तमाम सियासी दल हैं, उनमें भी भरमार है। हम उसको लेकर क्या सियासी दलों के लिए सिर्फ बयानबाजी नफे नुकसान के तौर पर होती है? इसीलिए हो रही है कि लोग अपने मुद्दों से भटक जा रहे हैं, अपनी चीजों से भटक जा रहे हैं। सर इसीलिए हम अपने मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, इसीलिए हम आज हम ना सड़क की बात कर रहे हैं ना बिजली पानी की बात कर रहे हैं। आज हम बात ये कर रहे हैं कि मर्यादाओं को लांघने की कोशिश की जाती है,
ये कितना बिल्कुल। सही है उदयवीर सिंह मर्यादा जी? को बिल्कुल नहीं लांघना चाहिए। और देखिए अक्षय जी, पार्लियामेंट की अपनी एक मर्यादा होती थी, पार्लियामेंट के बाहर की एक अलग मर्यादा होती थी। जिस तरह का नेतृत्व होता है उस तरह की चीजें बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं। राजनीति में इसी देश के प्रदेश के लोग हैं, ऐसा कहना कि एक में सब अलग तरह के हैं, दूसरे में अलग तरह के हैं, कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी। ये अटल जी की शकल से पहचानी जाने वाली पार्टी थी, जोशी जी की शकल से पहचाने जाने वाली पार्टी थी। अब बीच में न बोलना। पोस्टर से अटल जी गायब हो गए, अटल जी जिंदा हैं। अटल जी का सम्मान विपक्षियों में भी आज भी उतना है। अक्षय जी इनसे कहिए अपनी चिंता करें। मुलायम सिंह जी कहाँ गए हो गए? हाथ पैर उनके चल रहे हैं। दीप्ति जी आप जवाब दीजिएगा ना, आप जवाब दीजिएगा। दीप्ति जी आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। बातें आप सुन रहे हैं, आप मुद्दा क्या लेकर के आए हैं, बयान क्या हो रहा है भाई, इस पर तो आपको ध्यान देना होगा अक्षय जी। अटल जी की दीप्ति जी आप जवाब दीजिएगा ना, सुन तो लीजिए कम से से भी कम। गायब हो गए। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में अमर्यादित भाषा प्रधानमंत्री ने प्रयोग की, जो अभी ओंकारनाथ सिंह ने चर्चा किया रोड का, अमित शाह साहब ने आरोप लगाया कि साहब एक्सप्रेसवे की कीमत ज्यादा है। अगले दिन डेटा आ गया कि जो भारत सरकार बना रही है एक एक्सप्रेसवे, उसकी कीमत 42 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। हमने 32 किलोमीटर पर किलोमीटर बनाया है। इससे पहले इन्होंने एक बनाया वो 29 किलोमीटर, तो उससे मुकर गए। फिर अगले दिन से भ्रष्टाचार की बात समाप्त हो गई। फिर एक नया मुद्दा आ गया। तो हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं चुनाव का, उनकी भाषा देखिए, वो अपने काम पे बात करते हैं। जैसा आपका साफ सुथरा चेहरा होगा, जैसा नेतृत्व होगा, जैसी उसकी कंपनी होगी। नहीं तो आजम खान जैसे नेताओं पर कोई लगाम नहीं है क्या उदयवीर सिंह जी? सुनिए सर इस बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल क्लीन है ना, तो पार्टी के दूसरे नेता कुछ भी बोलते रहे। आपसे ये कह रहा हूँ कि सारी चीजें एक दिन में न खत्म होती न बनती। सर आजम खान ने आज कोई पहली बार बयानबाजी नहीं की है। जनता पार्टी की लीडरशिप दागी है। आजम खान को विवाद आजम के तौर पर भी कहा जाता है, पुकारा जाता है। इनसे कहिए कि अपने आजम खान के बारे में बोले, इनसे कहिए कि अपने आजम खान के बारे में बोले, जेल में रह गया है। पर बयान दे। अमित शाह अपने आजम 4 खान के महीने बारे में जेल में रह के आए बोले, पर बयान दे। कैदियों से दोस्ती जिसने करके आजम आए हैं, खान को भी गाली दी अपराधी है, हैं। उसके और आजम पूरे खान देश के के बारे में अन्य बोले। पार्टियों और को ये अपराधी आज के तक दल में लिए हैं। अक्षय जी ठीक है, दीप्ति जी को बोल लेने दीजिए। ठीक है उदयवीर सिंह जी, उदयवीर सिंह जी मैं आता हूँ आपके पास। उदयवीर सिंह जी ठीक है, दीप्ति जी सवाल तो सुन लीजिए। दीप्ति भारद्वाज जी, मैं मानता हूँ वो भाषा सख्त है। दीप्ति जी। आजम साहब ने जो बोला है मैं मानता हूँ भाषा ठीक है। सख्त है, लेकिन वही भाषा उससे ज्यादा दागदार चरित्र है मोदी जी का और अमित शाह साहब का और मौर्य जी का। आज अटल जी, अडवाणी जी, कलराज मिश्रा जी। ठीक है उदयवीर सिंह जी, दीप्ति जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है सर, क्यों आम लोगों का समय नष्ट कर रहे हैं, क्यों लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं? दीप्ति भारद्वाज जी, दीप्ति जी इस तरह की उम्मीद लोग नहीं करते हैं। दीप्ति जी, अब मैं आपको आपका चरित्र बताती हूँ। दीप्ति जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। विनय कटियार जी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपने कहा कि हमारी पार्टी ऐसे लोगों की निंदा करती है। आप भी महिला हैं, आधी आबादी की बात आपकी पार्टी करती है। और जिस समय उनका बयान आया था आप सबके चैनलों पर आकर के निंदा हुई थी, इसमें कोई कहीं नई बात नहीं है। मैडम अगली सूची में स्टार प्रचारक के तौर पर नाम शामिल हो गया। उनसे ये पूछिए दीप्ति जी, पूछिए कि उन्होंने दीप्ति जी इस बात का जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी की ओर से एक भी बयान आया है या नहीं आया है? क्या उन्होंने गायत्री प्रजापति पर एक भी टिप्पणी की है या नहीं की है? क्या वो अरुण वर्मा के लिए कुछ कर रहे हैं? आप कैसी मजाक की बात करते हैं भाई? अपने चैनल के माध्यम से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक कांग्रेस को बिठा लेते हैं, एक समाजवादी मैडम कान खोल के ये सुन लीजिए। दीप्ति भारद्वाज जी, मैं ना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, न समाजवादी पार्टी का, न कांग्रेस पार्टी का, न किसी दल का। मैं आम जनता के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर हूँ और चीखने चिल्लाने से मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। दीप्ति जी बड़े निवेदन के साथ कह रहा हूँ, बड़े निवेदन के साथ कह रहा हूँ, दीप्ति जी बड़े निवेदन के साथ कह रहा हूँ, आप आम दर्शकों का वक्त जाया कर रही हैं। क्या इनकी पार्टी ने अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसी कोई निंदा प्रस्ताव लाया है
देता हूं। जिसमें आजम खान के सुन लिए तो लीजिए, जवाब गायत्री के दूंगा। लिए, एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक लेते हैं। हमारे दीप्ति लिए- जी, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में छिड़े सियासी घमासान के चुनावी बिगुल के बजते ही नेताओं की जुबान फिसलने का दौर भी शुरू हो जाता है। यही कहा जाता है कि नेताओं की जुबान फिसल गई है या फिर विवाद बढ़ता देख व्यक्तिगत बयान भी कह दिया जाता है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर रुख लखनऊ का हम करेंगे। ओंकार नाथ सिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि बयानों की आखिर क्या जरूरत आन पड़ती है, क्या जरूरी होते हैं आज की सियासत के दौर में? जरूरी है इस तरह के विवादित बोल? इनसे फायदा मिलता है, कुछ नफा नुकसान होता है? नहीं, देखिए, विवादित बोल तो बिल्कुल नहीं बोले जाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मतलब कभी कभी तो इतना होता है कि वो एकदम सीमा पार हो जाता है, जैसे कि उन्होंने किया था अभी महंत आदित्यनाथ ने कांग्रेस को भरा हुआ सांप बता दिया। अब मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या हो जाने वाला है? उनके कहने से न तो कांग्रेस मर जाएगी और सांप हो जाएगी और न तो जिंदा हो जाएगी। उनके कह देने से कम कम वो अपनी प्रतिष्ठा को नीचे गिरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की बयानबाजी, अब बताइए, जैसे उन्होंने ही कहा विनय कटियार साहब ने, मतलब इस तरह के बयान को क्या मतलब है? हम तो इनके ऊपर, हमें एक शेर याद आता है कि खुदा की रहमत हुई है तुम पर जो आज बैठे हो पहली सफ में। खुदा की रहमत हुई है तुम पर जो आज बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हो भाई, अरे अभी तो शोहरत शुरू हुई है, अभी तो कायदे से देखो, अभी बहुत जमाना देखना होगा। अगर कहीं भगवान ने आपको इतना आशीर्वाद दे दिया कि लंबा सरकार चलानी है, तो इस तरह की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? दीप्ति तो जी, आदमी को कुछ जवाब है आपके पास? और संयम के साथ, अगर शेरो शायराना अंदाज में अगर जवाब दे पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैं अभी उस मूड में भी नहीं हूँ, क्योंकि आपने शुरुआती बड़ी गर्मा गर्म करवा दी थी, तो उससे मूड भी वैसा ही बनता चला गया। लेकिन सच ये है कि बयान बहुत खराब होते हैं तो उससे पूरे जनमानस पर एक खराब असर पड़ता है। आप और हम सारे लोग जानते हैं कि चाहे वो नेता हो या कोई साहित्यकार हो या कोई भी हो, जब उसकी जुबान से या उसकी कलम से कोई चीज निकल करके जाती है तो वो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करती है और पूरे समाज को, बच्चों के ऊपर उसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। और बच्चों के सामने क्या चीज जानी चाहिए, इसकी चिंता हम सारे लोगों को करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं वो भी आज नेताओं को आदर्श मान करके उनकी तरह बनने का सपना देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो आपकी नजर में आज की डेट में ऐसा कौन सा नेता है जिसको अगर कोई युवा अपना आदर्श बनाना चाहता है किसी भी पार्टी में, हालांकि तमाम बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं सभी दलों में, कोई ऐसा नजर आता है? जी, आप बिल्कुल, आप छोटे से छोटे बच्चे से भी अगर पूछेंगे तो वो मोदी जी का नाम लेता है, माननीय मोदी जी को ही आदर्श मान करके बात कर रहा होता है। उसकी एक वजह है, मैं उसमें कहीं कोई वो इस समय किसी उससे बात नहीं कर रही, उसकी एक वजह है क्योंकि बहुत लंबे समय से ये देश एक हीरोइज्म से उसमें से खत्म हो चुकी थी, एक नेतृत्व समाप्त हो चुका था। 10 साल ये देश बहुत बेजुबान रहा और आप सारे लोगों को मालूम है कि किस तरीके से स्कैम की राजनीति हुई और स्कैम की इतनी बारिश होती चली गई कि बहुत बुरी स्थिति में देश पहुंच गया। लोग तो कार्रवाई हवाई जहाज में ले लेकर के पैसा उड़े और कई तरीके से सब कुछ हो रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और अपनी तरीके से ही हो रहा है, प्रक्रियाएं अपनी तरीके से चलती है, व्यवस्था के अपना एक सिस्टम है, वो उसी तरीके से ही फॉलो हो सकता है। उसमें कोई व्यक्ति जो है किसी से विद्वेषपूर्ण तरीके से उसको नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि मोदी जी एकमात्र ऐसा चेहरा प्रस्तुत हुए जिसको लोगों ने कम से कम युवाओं ने उन्हें अपना आदर्श माना, बच्चों ने उन्हें अपना आदर्श माना, नौजवान उनको फॉलो करना शुरू किए। आज वो दुनिया के सबसे बड़े ऐसे लीडर हो गए जिनके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हैं। लेकिन आपसे अब आपके ही चैनल के माध्यम से अक्षय जी एक बात कहती हूँ कि जिस बयान को लेकर के कुछ लोगों को बहुत आपत्ति हुई कि मुझे गोद लिया गया है, इस बयान में कोई आप एक बात सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश का बेटा कहलाने वाले अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश का बेटा कहलाए जाने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी अगर कुछ अच्छा कर चुके होते तो शायद इस तरीके की बात करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। अखिलेश यादव जी के 5 साल के जो कारनामे हैं, वो भले ही ये कहते हो कि काम बोलता है, पर सच ये है कि कारनामे बोलते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। ठीक है, अब इन सब बातों का कोई मतलब शायद नहीं है दीप्ति जी, अब आम जनता फैसला कर रही है, 2 चरण का मतदान हो चुका है। ठीक है, राहुल गांधी जी हो,
जी, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, तो उन राहुल गांधी जी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके लिए आप बताइए ना, अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता आज भी गरीब है, और वो एक बदसूरत दाग है कि समाज पर, लोकतंत्र पर, कि जहाँ के इतने सारे प्रधानमंत्री दिए। ठीक है मैडम, काशी भी क्योटो बना नहीं है आज तक। प्रश्न है, काशी भी क्योटो नहीं बना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। 3.25 साल का वक्त हो चुका है। उदयवीर सिंह जी, अक्षय जी सिर्फ 2.5 साल हुए हैं। ठीक है, अक्षय जी सिर्फ 2.5 साल, ठीक है, अगले 2.5 साल भी देख लेंगे, अगले 2.5 साल भी देख लेंगे। अब वक्त गुजरते देर नहीं लगती है। ठीक है उदयवीर सिंह जी, आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता आज की डेट में है जो आदर्श हो, जिसके पदचिन्हों पर युवा चलने की कोशिश करें? कह रहा हूँ, मुझे सामाजिक संस्थाएं, मीडिया, प्रेस, सब पे भरोसा है। सारे लोग बार बार सर्वे कराते रहे हैं और हमेशा नौजवानों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी आते रहे हैं। कोई शक नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, आप लोगों का ही ये मानना है, इतना नौजवान, इतना पढ़ा लिखा, इतना विकास की सोच रखने वाला। और जहां तक सवाल है कि जो इन्होंने मुख्यमंत्री प्रस्तुत कोई नहीं किया, वो इसीलिए नहीं कहा क्योंकि इनके पास मुख्यमंत्री की जोड़ का कोई आदमी नहीं है। नहीं तो गठबंधन आप लोगों ने क्यों किया? लोग इस पर भी तो सवाल उठा रहे हैं उदयवीर जी, गठबंधन क्यों किया? उस पे आएंगे, वो आज की बात नहीं। अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बदनुमा दाग हैं। राहुल गांधी जी नहीं, अमेठी में अविकसित अमेठी की बात मैंने कही है। राहुल गांधी जी के लिए मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी जी के लिए नहीं कहा। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए। नहीं तो आप गलत बात बोल रहे हैं तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना। बदनुमा दाग कितना मर्यादित शब्द है, क्योंकि मोदी जी जैसा विवादित व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, जिसके पीछे इतना बड़ा इतिहास है। अब बताइए, अब मैं फिर बोलूं कि ना बोलूं, है ना? अब बोलूं कि ना बोलूं? ये मेरे बात में बोल रहे हैं और ये उटपटांग बात बोल रहे हैं। अब आप बताइए ना कि बोलूं कि ना बोलूं? मैडम, जनता भी सब समझती है, सुनिए तो। मोदी जी अपने बारे में घंटों भाषण देती है, दूसरों का सुनती नहीं। आप जो बोलेंगे आपका आकलन भी जनता करेगी, और जो उदयवीर सिंह जी बोल रहे हैं जनता उसका भी आकलन करेगी, है ना? गुजरात देश में हुआ, सारी बातें हुई। मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ कि शुचिता की राजनीति जिसने की, डीपी यादव के समय से मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत रहे कि आपराधिक और विवादित छवि के लोग पॉलिटिक्स में ना आ पाए, और जो आ गए वो सहमत रहे। जिन लोगों का ये लोग नाम लेते हैं, मोदी जी अब बोलिए ना, आपको बोलो। बस मैं एक बात कहूंगी, एक बात कहना चाहूंगी ताकि आप मेरी बात खत्म हो जाएगी तब कहेंगे। आपसे ही मुझे उत्तर चाहिए। मैं दूंगा मुझे आपसे ही मेरी बात खत्म होने के बाद उत्तर दूंगा आपको। आपके ही मेरी बात खत्म होने के बाद मैं उत्तर दूंगा आपको। चलिए अभी पूछती हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब मोदी जी ने शपथ ली, निखिल चंद मेहवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ दिलवाई, जो बलात्कार में चार्जशीटेड व्यक्ति, बिल्कुल गलत, ठीक कराई, बिल्कुल गलत, आरोपित थे उसमें। सुन लीजिए, धनंजय दुर्गेश अग्रवाल, कर्नाटक के धनंजय। देखिए, जिस तरह का नेता होता है उस तरह की संस्कृति आती है। ये गलत। ठीक है, एक सवाल मेरा भी उदयवीर सिंह जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि अब कोर्ट का आदेश हो चुका है, आपके पार्टी के मंत्री। दीप्ति जी प्लीज सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। सर्वोच्च अदालत ने एफआईआर फौरन दर्ज करने का निर्देश दिया है ना। एफआईआर शायद दर्ज अभी नहीं हुई है, अभी तक जो जानकारी हमारे पास है। क्या गिरफ्तारी होगी? आपको सूचित कर रहा हूं। हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई है तो गिरफ्तारी कब होगी ये भी बता दीजिए। एफआईआर पास्को सहित एफआईआर पास्को सहित हो गई है, और आचार संहिता का समय है। चुनाव आयोग से लेके और पुलिस तक सारे अपने अपने लोग से स्वतंत्र हैं। पुलिस जो कार्रवाई करना चाहे, हमारा कोई दबाव प्रभाव नहीं है, वो अपने आप करें। ओंकारनाथ सिंह जी, एक महिला जब इस तरह के आरोप गंभीर लगाती है, मामला डीजीपी के संज्ञान तक पहुंचता है, तो वो मुख्यमंत्री की राह तकते हैं कि मुख्यमंत्री से पहले बातचीत हो जाए, फिर कोई कार्रवाई होगी। अब सर्वोच्च अदालत अक्षय, मैं आदेश कर रहा है। इस बात का जवाब देता हूं। मैं दीप्ति जी को जरा से बताना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा है कि रायबरेली अमेठी में कुछ नहीं हुआ है। एक तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि ज्वाइंट फैमिली में अगर रही हो तो जो घर का मालिक होता है, जब सबके लिए खाने की व्यवस्था कर लेता है, तब वो अपने खाने की व्यवस्था करता है। इसको ध्यान कर लीजिए, क्या क्या हुआ ये जान लीजिए। ITI फैक्ट्री वहां पे है, कोच फैक्ट्री वहां पे है, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट वहां पे है, एम्स सैंक्शन हुआ था जिसको इस सरकार ने गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया। अमेठी में जो है वो सेल का यूनिट है, भेल की यूनिट है, इंडोगल फर्टिलाइजर है, गेल है, वाइपर की कंपनीज हैं, वहां पर टेम्बर कंपनीज हैं, और राइस मिल्स हैं, आटा मिल्स हैं, बहुत से रोजगार हैं, और वहां कम से कम 10 से 15 हजार आदमी वहां पर काम करते हैं। बनारस में क्या क्या कर दिया? बनारस में आप जान लीजिए, बनारस में 4 यूनिवर्सिटीज थी कांग्रेस के समय से।
BHU, काशी विद्यापीठ, संस्कृत यूनिवर्सिटी और टिम्बर वो क्या कहते हैं तिब्बत संस्थान जी। और इसके अलावा वहां पे जो है इंडियन ऑयल का बॉटलिंग प्लांट है, वहां DLW है जहां डीजल इंजन बनता है, समझे आप। और भेल की एक यूनिट वहां काम करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसका जो है वहां पे क्या कहते हैं वो है। ठीक है, ठीक है सर, आप फिर एक बार अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। पूरी बात सुन लीजिए। अच्छा, और उसके बाद अब वहां पर जगह जगह जो है वो सिंचाई का नहरों का जाल बिछा हुआ है। मतलब आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी सुनती थी लोगों की बात, फिर भी सूखा पड़ा था ना पिछले साल, नहरों का भी जाल है, सब कुछ है, परिस्थितियां। प्रदीप कपूर जी, प्रधानमंत्री जी को 2.5 साल वहां पे हुआ। ठीक है सर, और सर उनको भी जवाब देना पड़ेगा। कोई सेंटर खुला था, उस ट्रामा सेंटर में 900 बेड की व्यवस्था थी जिसमें 250 बेड चालू हो पाया अब तक। जी, तो किया क्या उन्होंने? देखिए अक्षय जी, आम जनता मामले में सब कुछ देखती है, सब जानती है और वक्त आने पर जवाब भी देती है और जवाब की घड़ियां चल रही हैं। 2 चरण का मतदान हो चुका है, 5 का बचा है, 1 की कल की वोटिंग होनी है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, नतीजे सामने आ जाएंगे। प्रदीप कपूर जी, सारी बातें घुमा फिराकर कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की कोशिश होती है। सब विकास की बात पर आते हैं, जब विकास पर चर्चा होते हैं तब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चल जाते हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि खूबसूरती की परिभाषा कोई करता है, उनको क्यों समझाने की कोशिश नहीं की जाती। कोई किसी के मरने की भविष्यवाणी तक करता है, क्या बेलगाम है क्या राजनीति? देखिए अक्षय जी, बहुत ही दुखद स्थिति है कि जब बड़े बड़े लोग जब इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो छोटे नेता जो है वो और उससे आगे बढ़ते हैं। तो जिम्मेदारी तो बड़े बड़े जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको इस बात का जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि भाई हमको किस संयमित भाषा में अपनी बात को कहना है। अरे विरोध करने का भी एक बहुत अच्छा खूबसूरत तरीका होता है कि आप लगे कि विरोधी को कि भाई आपने किया भी और उस पर हमला भी नहीं हुआ, तो अपनी बात भी कहिए और इस तरह के मर्यादा भी ना गिराइए। लेकिन ये दुख की बात है कि चाहे मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सारी पार्टियों में इस तरह के नेता हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी की आदत हो गई है और वो उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जिम्मेदारी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको पहले तो अपनी भाषा सुधारें और उसके बाद जो उनके जो नेता जो करते हैं उनको जो है एक्शन लेना चाहिए जी। दूसरा ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी देखना चाहिए कि इलेक्शन के दौरान ये जो नेता लोग जिस तरह से भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह के जो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए या कहीं उस पर ये हो कि भाई हम इस पे एक्शन लेंगे। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी है, ये पार्टी के नेता की भी है, लेकिन इस सामूहिक जिम्मेदारी को शायद कोई उठाना नहीं चाहता है। आप प्रदीप कपूर जी शायद यही कहना चाह रहे हैं। दीप्ति जी, अब ये बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने प्रचार करने के लिए, वो सांप बिच्छू की संज्ञा देते हैं और किसी एक शख्स का नाम लेके कहते हैं कि उनका नाम लूं तो स्नान करने की जरूरत पड़ जाती है। इस तरह की भाषा, ये तो मैं भी कहती हूँ, मैं आपके ही चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि आजम खान का जब नाम लो तो लगता है कि गंगा जल पी लेना चाहिए। आप सुन लीजिए, आपके ही चैनल के माध्यम से चैनल पे दे रही है, क्या सुनेगा? जी हाँ, मैं कह रही हूँ जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, अपने संस्कार यहाँ दिखा रही हैं, आप बता रही हैं आप कितनी सुसंस्कृत हैं। कल से लेकर के आज तक, आपके चैनल में ही उस महिला को दिखाया है जिसने गायत्री प्रजापति प्रजापति पर जो आरोप लगाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा है, आपने बार बार दिखाया है। क्या इनमें से कोई भी उस मुद्दे के लिए शर्मसार हुआ? क्या अमन मणि त्रिपाठी जिसने अपनी पत्नी की हत्या की, क्या उसके लिए इनमें से कोई भी शर्मसार हुआ? लगातार ये लोग इसी तरीके की हरकतें करते आ रहे हैं महिलाओं के सम्मान के साथ। ये बताइए दीप्ति जी, क्या बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा बदल चुका है मौजूदा राजनीति में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पहले नहीं, इस तरह की बयानबाजी क्या पहले भी होती थी? राजनीति करते हैं। संजीव बालियान साहब कहते हैं बयानबाजी तो पहले भी मैं तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के लिए वो किसी की मौत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। साहब का नाम ले लेके जी रहे हैं। मैडम क्या कहेंगी संजीव बालियान साहब के बयान पर? क्या कहेंगी? सपा पार्टी, मैडम अपनी पार्टी पर जवाब दे दीजिए, दूसरों की पार्टी की जवाबदेही के लिए मौजूद है। संजीव बालियान साहब जिस तरह से बयान देते हैं, आपने शिवराज सिंह चौहान के बयान का समर्थन तो कर दिया, फिर आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग कैसे है? मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी दूसरी पार्टी से अलग कैसे है? हम इसलिए अलग हैं क्योंकि हम इस तरीके के लोगों को पालते पोसते नहीं हैं, जिनके ऊपर चरित्र का दाग हो, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के साथ अन्याय किया हो, हम उनको पालते पोसते नहीं हैं। उनके खिलाफ आप आश्चर्य करेंगे, क्या उस
महिला ने बार बार ये नहीं कहा उस बयान में जो आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा था, क्या बार बार ये नहीं कहा गया कि मैं अखिलेश यादव जी से भी मिली लेकिन उस पर कोई कभी एक्शन नहीं मिली, हुआ। झूठ है ये। लगातार आप कभी नहीं मिली, वो झूठ है। आप झूठ बोल रही है, उसने कुछ कभी नहीं ऐसा किया। कहा ना वो आप मिली। लगातार इनके बिल्कुल चैनल के झूठ बोल माध्यम रही है, से कभी नहीं ऐसा लगातार हुआ। इस चीज को सबने कुछ भी देखा बोले है। जाइए, कोई भी ऐसे चमड़े कैसे की बोले जवान जाइए है, भाई? कुछ भी बोले कोई जाइए, भी ये कोई कैसे मतलब बोल है? सकता है? जो आपकी सच्चाई चमड़े है, की जवान है, सच्चाई कुछ भी बोलना बोले जाइए, पड़ेगा। मतलब ऐसा है? कैसे हो कुछ सकता भी है बोलेगी। भाई? शुचिता कभी की नहीं कहा राजनीति उसने। होनी अच्छा जी, आप चाहिए। बताइए, बोला उसने। राजनीति में शुचिता होनी अच्छा चाहिए। जी, आप बताइए, ये मुकुंद शुचिता भाई, किसी बोलिए। एक और राजनीतिक यही दल बात के लिए है। ही निर्भर है क्या कि एक ही दल शुचिता? नहीं, ये सबके ऊपर मैं लागू आपसे होती पूछ है। रहा हूं, तो कहाँ सब लोग इसको फॉलो करते हैं? से लगातार उल्टी सीधी बातें बोली ठीक जा है रही ओंकार हैं। नाथ सिंह जी, तथ्यात्मक- ये जो शुचिता की बात हो रही है, कौन इसे फॉलो करता है? कौन सा सियासी दल एक बता दीजिए जो इस तरह की राजनीति ना करता हो। मैं गायत्री ठीक है, प्रजापति के मामले में ठीक बता है। दूं आपको, जी। इन्हें पता नहीं है। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं रखूं बात। जी संक्षेप में सर। अगर आप मुझे मौका दें, प्रजापति का गुणगान अगर तो करने मैं ना दीजिए, मुझे ये तो मैं मौका आपसे दें तो मैं अपेक्षा करती हूँ रखूं। अक्षय जी। मैडम, कम से कम गायत्री प्रजापति का सर्वोच्च गुणगान अदालत तो है, दीजिए। अगर निचले स्तर पर यानी कहे कि अगर सरकारी स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है तो सर्वोच्च अदालत है और लोगों का पूरा विश्वास है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उदयवीर सिंह जी, साल बाद जब वो कहती है कि मैं तो सहन करती अच्छा जी। रही, लेकिन मेरी बेटी पर जब उन्होंने गंदी अच्छा निगाह जी, डाली आप तब सुनना मुझे नहीं जाकर चाहती। ठीक है, कहना पड़ा। ठीक है, सवाल उछाल के ठीक भाग है, जाना दीप्ति चाहती जी, है तो भाग जाए। ठीक है, लेकिन दीप्ति मैं जी। जो कह रहा हूं आपसे, गायत्री प्रजापति के बारे में शिकायत उन्होंने की थी, पुलिस से शिकायत की। मैं रखूं बात, आप कहें तो? जी जी सर, आप ही अपनी बात रखिए। गायत्री प्रजापति के बारे में उन्होंने एक कंप्लेन की थी। उनका लगातार उन्होंने बताया कि मेरा उनके साथ के लोगों से संपर्क था। उस केस को लेके वो हाई कोर्ट भी गई थी एफआईआर कराने, जी, लेकिन हाई कोर्ट ने मामला एफआईआर लायक नहीं समझा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया, उस आदेश का सम्मान है, आज ही मुकदमा दर्ज हो गया। जब बेटी और आगे की जो कार्रवाई होगी, तो कौन ऐसी माँ है जो नहीं बोलेगी? अब सुनने की चले ठीक है। अब वक्त इससे मैं जो ज्यादा बात इजाजत आपसे भी नहीं कहना दे चाह रहा रहा है। हूं। ठीक है, वक्त इससे ज्यादा इजाजत भी नहीं दे रहा है क्योंकि जिस जवाब की उम्मीद दीप्ति भारद्वाज जी आपसे, उदयवीर सिंह जी की पार्टी, आप सभी सियासी दलों से थी, वो जवाब नहीं मिला। कहीं ना कहीं मुद्दे से भागने की कोशिश की जाती है जब जवाबदेही की बात आती है। प्रदीप कपूर जी, कोई मुद्दे से भागने का सवाल लोग क्या नहीं। करें सर? सीधा जवाब नहीं मिला। जब गायत्री प्रजापति की बात होती है तब संजीव बालियान का जिक्र होता है, जब संजीव बालियान का जिक्र होता है तब गायत्री की बात हो जाती है। हमने कभी नहीं किया। हमारी पार्टी में जिस पे भी आरोप लगा उसकी मुकदमा लिखाया गया, इस्तीफा लिखा सर गया, आम जनता मूर्ख नहीं है। देखिए, अभी तो मूर्ख चुनाव नहीं चल है। रहा है। सीबीआई से कराई कई बार। ठीक है अक्षय सर, जी, ठीक है चुनाव सर। चल रहा है, जनता के पास, जनता के पास देखिए अक्षय जी, जनता के पास अपना वोट का हथियार है और उस वोट का हथियार अपने सही समझ से जो है इस्तेमाल करे। ये देखे कि भाई किस पार्टी में किस तरह के लोग हैं और किस तरह का आचरण कर रहे हैं, तो सोच समझ के ही वोट दे, वही बेहतर इलाज है। चले बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप कपूर जी आपका भी, उदयवीर सिंह जी आपका भी, दीप्ति भारद्वाज जी खासतौर पर आपका भी, हालांकि आपने दूसरों को बोलने का मौका कम दिया, और ओंकार नाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि चुनावी बिगुल बजते ही नेताओं की जो जुबान फिसलने का दौर शुरू हो जाता है, क्या ये भी सुनियोजित होता है? क्या इस तरह के बयानवीरों को जानबूझकर उतारा जाता है कि इस तरह के बयानबाजी कीजिए, अगर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो उसका पार्टी को फायदा मिलेगा, और अगर किरकिरी होती है तो उसको व्यक्तिगत बयान के तौर पर कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है। आम जनता खूब समझदार है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, 2 चरण का मतदान हो चुका है, 5 चरणों का मतदान बाकी है, और उसके बाद जब 11 मार्च को नतीजे सामने आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि आम जनता किसके चाल पर भरोसा करती है, किसके चरित्र पर भरोसा करती है। ये नतीजे 11 मार्च को आएंगे तब ये स्थिति साफ हो जाएगी। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।